मुझे अंदाजा है आप ऑनलाइन थे और किसी ने आपको बताया कि अपनी पसंद की डिलीवरी के लिए एक जटिल बर्थ प्लान जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बर्थ प्लान लिखने की प्रक्रिया को आप आसान बना सकते हैं, इसलिए जुड़े रहिए। स्वागत है। मैं टीना हूँ। मैं लेबर और डिलीवरी नर्स हूँ और नए दोस्तों के लिए इंटरनेट का सबसे आसान बर्थ प्लान वीडियो। मैं आपको एक बड़ी बात बताती हूँ, बच्चे के जन्म के लिए आपको बर्थ प्लान की जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहती हूँ, बच्चे के जन्म के लिए बर्थ प्लान जरूरी नहीं है। आप बस अस्पताल पहुंचकर बच्चे को जन्म दे सकती हैं। लेकिन अगर मन में या कागज पर कोई योजना होने से आपको बेहतर और शांत महसूस होता है, तो चलिए वही करते हैं। चलिए आपका बर्थ प्लान बनाते हैं। मैं इस बर्थ प्लान को 5 हिस्सों में बांटूंगी। आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करें। सबसे पहले बर्थ प्लान शब्द लिखें या टाइप करें। अब एक गहरी सांस लें, फिर प्लान शब्द मिटा दें और उसकी जगह प्राथमिकताएं लिखें। अब कृपया मुझसे नफरत मत करें। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रसव शायद जीवन की सबसे कम योजना योग्य घटनाओं में है। ठीक है, व्यवस्थित हो जाए। पेज के ऊपर अपना नाम लिखिए, फिर चाहे तो अपना संबोधन मॉम या पेरेंट ब्रैकेट में लिखें और उसके नीचे अगर साथी साथ है उनका नाम लिखें। पसंदीदा संबोधन भी लिखें। फिर अपने डॉक्टर का नाम लिखिए ताकि बच्चे के जन्म में शामिल सभी को पता हो कि आपका डॉक्टर कौन है। और अगर आपके साथ कोई सपोर्ट देने वाला है तो उसका नाम भी लिखिए। वह दूल्हा, भाई, बहन या दोस्त हो सकती है। आप इसे पेज के ऊपर लिख सकती हैं ताकि लोगों को पता हो कि कौन कमरे में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोग कमरे में न रहे तो उनका नाम भी ऊपर लिखें। प्लान के 5 हिस्से हैं: पर्यावरण, प्रसव, दर्द नियंत्रण, जन्म और प्रसवोत्तर। पर्यावरण की बात करें। यह हिस्सा बताएगा कि प्रसव दौरान आप जगह कैसी चाहेंगे, रोशनी कैसी हो, आवाज कैसी लगे और कभी कभी कैसी खुशबू हो। कई अस्पतालों में सेंट फ्री पॉलिसी होती है, इसलिए कोई भी अरोमा थेरेपी या नेचुरल ऑयल रोलर इस्तेमाल करने से पहले ही पूछ लेना जरूरी है। लेकिन लाइटिंग पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ज्यादा ना सोचें तो आप सफेद लाइट में जन्म देंगी। अगर आप फेरी या क्रिसमस लाइटें, स्टार प्रोजेक्टर या बिना लौ मोमबत्तियां चाहते हैं, उसे बर्थ प्लान में लिखें। फिर हॉस्पिटल बैग में सामान पैक रखें। यहाँ हम बात करेंगे कैसी आवाज हो। यदि आप शांत या मौन प्रसव चाहें, बाहरी शोर बहुत कम रहे, तो इसे बर्थ प्लान में लिखें। अगर आप म्यूजिक लाना चाहते हैं तो कर दें। मैं अपनी म्यूजिक लाऊंगी। फिर अपनी पसंद का एक शानदार प्लेलिस्ट बनाएं। आप नेचर या पानी की आवाज वाले साउंड मशीन भी ला सकती हैं, जो बच्चे के जन्म के मूड में आने में मदद करें। अगर आपने पेज के ऊपर नहीं लिखा तो पर्यावरण सेक्शन में यह बता सकते हैं कि आप कमरे में किसे देखना चाहती हैं और किसे नहीं। यहाँ आप लर्नर्स के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप लर्नर्स के साथ ठीक हैं या नहीं चाहते कि वे कमरे में हो, तो ध्यान दें, कई अस्पताल, खासकर टीचिंग हॉस्पिटल्स में आपके प्रोवाइडर या नर्स के साथ अतिरिक्त स्टाफ, स्टूडेंट नर्स, रेजिडेंट, स्टूडेंट डॉक्टर, इंटर्न आदि हो सकते हैं। और अगर आप कम से कम रुकावटें चाहती हैं तो इसे अपने बर्थ प्लान में लिख दें ताकि लोग जानें कि आप सुरक्षित रूप से जन्म के दौरान प्राइवेसी चाहती हैं। आपके बर्थ प्लान का अगला भाग लेबर है। इसमें बहुत कुछ शामिल हो सकता है। 40 पेज तक मैं अहम बातों पर बताऊंगी जो प्रदाता व टीम से चर्चा करें। बर्थ प्लान बना रहे हो तो लिखें। सबसे पहले सर्वाइकल जांचें। लोग पूछते हैं कि मेरे पास सर्वाइकल चेक और प्रसव पर नियंत्रण है। हाँ, यहाँ आपका नियंत्रण है। आपका शरीर आपका है। पर कभी कभी लेबर और डिलीवरी में सर्वाइकल जांच जरूरी हो सकती है और मैं इसे मिनट में समझाऊंगी। आप प्लान में स्पष्ट लिख सकती हैं कि मैं किसी भी सर्वाइकल चेक नहीं चाहती। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो पहले मुझे समझाएं। आप लिख सकती हैं कि मैं न्यूनतम सर्वाइकल चेक चाहती हूँ या जब मुझे लगे कि मैं पुश करने के लिए तैयार हूँ तभी इसे किया जाए ताकि यह पूरी तरह सेफ हो। आप जितना चाहे उतना विस्तार से और स्पष्ट रूप से अपने पसंद और सीमाएं लिख सकती हैं। या आप अपने प्रोवाइडर से बच्चे के जन्म से पहले सर्वाइकल चेक के बारे में बात कर सकती हैं। अब कुछ नीड टू नो और नाइस टू नो सर्वाइकल जांचें भी मौजूद हैं। जानने लायक सर्वाइकल चेक, उनसे बचना हो तो बर्थ प्लान में बस लिख दें। कुछ सर्वाइकल चेक ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी जानना अच्छा होता है। यह हमें समझाने में मदद करता है कि क्या हो रहा है, पर यह वास्तव में आपके बच्चे के जन्म के दौरान आपके प्लान को नहीं बदलते। ये ऐसी बातें हैं
जैसे आप क्लिनिक में हो और डॉक्टर कहे, आपकी डेट पास है, चलिए सर्विक्स देखते हैं। या प्रसव के दौरान कहते हैं, चलो चेक करें कि सब कैसा चल रहा है। ये जानने के लिए अच्छे सर्वाइकल चेक हैं, लेकिन कुछ चेक जानना जरूरी होते हैं। ये वो सर्वाइकल चेक हैं जिनसे मिलने वाली जानकारी आपके बच्चे की सेहत और सुरक्षा के लिए फायदेमंद होती है, और ये आपके बच्चे के जन्म के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे अगर समय से पहले दर्द हो, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये प्री टर्म लेबर है, या अगर अचानक बच्चे की धड़कन गिर जाए, तो देखना होगा कि गर्भनाल नीचे तो नहीं आ गई, क्योंकि ये इमरजेंसी है। या शायद लेबर के दौरान हमें लगे कि सामने सिर नहीं है, तो हमें देखना कि वो सिर है या पैर, हाथ, आंखें या कुछ और। हमें यह जानना होगा, क्योंकि इससे आपके बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी का तरीका बदल सकता है। इसलिए जब आप सभी सर्वाइकल चेक के लिए मना करने के बारे में सोचें, तो मैं आपको सावधानी बरतने की सलाह दूंगी, क्योंकि कई बार मना करना आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर किसी इमरजेंसी में, जब हम वह जरूरी जानकारी मिस कर दी जो सर्वाइकल चेक से मिल सकती थी। बस सोचने की एक बात, अगला विषय आईवी एक्सेस है। लेबर शुरू होते ही अक्सर कई जगह हाथ या बाह में आईवी लगाती हैं। अपनी जन्म योजना में आप लिखें, मुझे आईवी नहीं चाहिए, या आईवी ठीक है, या आईवी से लॉक चाहिए। एक सलाइन लॉक से आपको आईवी एक्सेस मिल जाएगा। सुई तो लगेगी, लेकिन भारी ट्यूबिंग और स्टैंड के बिना। प्रसव के दौरान आपको बस एक छोटी ट्यूबिंग मिलेगी, जो आपके हाथ पर टेप से चिपकी होगी। मतलब है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए आपके पास आईवी तैयार रहेगा, चाहे प्रसव के दौरान हो या बच्चे के जन्म के बाद। लेकिन आपको इसके साथ फालतू सामान की जरूरत नहीं होगी। अगला है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। हार्ट रेट मॉनिटर 3 विकल्प हैं। एक है लगातार मॉनिटरिंग, दूसरी है समय समय पर रुक रुक कर मॉनिटरिंग, और तीसरी है इंटरनल मॉनिटरिंग। आप हाँ या मना कर सकती हैं, या अपनी पसंद बता सकती हैं। मैं समझा देती हूँ ताकि आप इनके बारे में जान सके। लगातार मॉनिटरिंग का मतलब है आपके पेट पर 2 मॉनिटर होंगे, जो प्रसव और जन्म की पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार बच्चे के दिल की धड़कन पर नजर रखेंगे। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान ये है कि आप मॉनिटर से बंधी रहती हैं। कुछ जगहों पर वायरलेस मॉनिटरिंग होती है, पर कई जगह अब भी पुराने तरीके से बेल्ट का इस्तेमाल होता है। आप मशीन से जुड़ी रहती हैं, और रिसर्च कहती है कि इससे कभी कभी गैर जरूरी दखल बढ़ सकता है, क्योंकि हम हर वक्त धड़कन देख रहे होते हैं और छोटी बात पर भी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। इसके बारे में आप और पढ़ सकती हैं। इसका फायदा यह है कि हमारी नजर हर वक्त बच्चे पर रहती है। अगर आप इसे नहीं चाहती, तो प्लान में लिख दें। अगला विकल्प इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग है। इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब रिस्क कम हो और लेबर नेचुरल तरीके से शुरू हुआ हो। अगर फ्लूइड में मेकोनियम जैसी कोई समस्या नहीं है, तो बच्चे की लगातार निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। यह मूल रूप से एक तय समय के लिए होता है। मेरे यहाँ हम हर आधे घंटे में 1 मिनट तक बच्चे की धड़कन सुनते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सुनते हैं कि दर अच्छी हो, लय नियमित हो, और सुनते समय हृदय गति में डिप्स न सुनाई दे। और एक बात का ध्यान रखें, इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग के दौरान हमें कुछ असामान्य सुनाई देता है, तो हम तुरंत बच्चे को मॉनिटर पर लगा देंगे। हम इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग जारी रखने से पहले एक प्रॉपर NAST ट्रेसिंग करना चाहेंगे, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सब ठीक है। फायदे हैं कि आप मॉनिटर से बंधी नहीं रहती और आसानी से घूम सकती हैं, लेकिन नुकसान है कि हमारी नजर हर वक्त बच्चे पर नहीं रहती। और आखिरी विकल्प है इंटरनल मॉनिटरिंग। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब बच्चे की धड़कन में समस्या हो या हाई रिस्क केस में हम धड़कन ट्रैक न कर पा रहे हों। इसे इंटरनल मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें बच्चे के सिर की त्वचा से एक तार जोड़ दिया जाता है, जो हमें बच्चे की धड़कन की लगातार जानकारी देता है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जानें। लोग अपने बर्थ प्लान में इंटरनल मॉनिटरिंग नहीं लिखते, और डॉक्टर भी इसे तभी करते हैं जब बहुत जरूरत हो। मेरा पसंदीदा विषय है पुशिंग पोजीशन। हम जानते हैं कि प्रसव के दौरान पीठ के बल लेटना सबसे सही तरीका नहीं है। इससे चोट का खतरा बढ़ता है और पेल्विस को बच्चे के लिए जगह नहीं मिलती। यह ब्लड फ्लो के लिए भी खराब है। यह तरीका सही नहीं है। पुशिंग की दूसरी पोजीशंस देखी है, तो उन्हें बर्थ प्लान में लिखें। मैं यहाँ वीडियो जोड़ रही हूँ। इससे टीम को पता चलेगा कि आपने रिसर्च की है, और वे आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इन कई पोजीशंस एपिड्यूरल के साथ भी संभव है,
बस सुनिश्चित करें कि आपके पैरों में इतनी मूवमेंट हो कि आप पोजीशन बदल सके। आप स्पष्ट लिख सकती हैं कि आप कौन सी पोजीशन चाहती हैं, या यह लिख दे कि आप पीठ के बल लेटने के बजाय दूसरे तरीके आजमाना चाहेंगी, या लिखें कि आप लिथोटॉमी पोजीशन से बचना चाहती हैं। जो भी पोजीशन आप चाहती हैं, उसे बर्थ प्लान में जरूर लिखें। अगर आपने ब्रीदिंग टेक्निक या पुशिंग के तरीकों पर रिसर्च की है, उसे भी इसी सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ ब्रीदिंग टेक्निक का वीडियो लिंक कर रही हूँ ताकि आप इसे बर्थ प्लान में जोड़ सके। आप ओपन ग्लोटस पुशिंग की बात लिख सकती हैं। मैं खुद पुशिंग की कोशिश करना चाहती हूँ, या फिर आप मुझे पुशिंग के लिए गाइड करें। या फिर लिखें, मुझे बताते रहे कि प्रोग्रेस कैसी है, और अगर बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा तब आप मुझे पुशिंग के लिए गाइड करें। आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे ओपन या क्लोज्ड ग्लोटस पुशिंग और गाइडेड या सेल्फ गाइडेड पुशिंग। पुशिंग और ब्रीदिंग के बारे में आपकी जो भी पसंद हो उसे यहाँ जरूर लिखें। कुछ लोगों के लिए यह मायने रखता है कि उन्होंने लेबर के दौरान क्या पहना है। अगर आप अस्पताल के गाउन के बजाय अपने कपड़े पहनना चाहती हैं, तो इसे लिखें, या बस वही पहने जो आपको पसंद हो। पेन कंट्रोल, इसे अपनी पसंद अनुसार छोटा या बड़ा रखें। कृपया यह न सोचें कि अगर अनुभव के दौरान पेन कंट्रोल को लेकर आपका फैसला बदलता है तो इससे आपकी सफलता या विफलता पर कोई फर्क पड़ता है। कोई हार या जीत नहीं है, बस एक बच्चे का कृपया इसे याद रखें। अगर आपने प्लान में लिखा है कि आपको एपिड्यूरल नहीं चाहिए, लेकिन बाद में दर्द बढ़ने पर आप इसकी मांग करती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने एपिड्यूरल मांगा था पर बाद में आपको लगा कि आप दर्द झेल पा रही है और आपने मना कर दिया, तो वह भी ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी पसंद से बच्चे को जन्म दे रही हैं। बर्थ प्लान में अपना मन बदलना बिल्कुल ठीक है। पेन कंट्रोल के लिए आप कंफर्ट मेजर्स चुन सकती हैं। आप नाइट्रस गैस, ओपियोइड एनाल्जेसिया, पुडेंडल, एक लोकल एनेस्थेटिक, या फिर एपिड्यूरल का विकल्प चुन सकती हैं। आप घर से टेंस मशीन, हथेली में दबाने के लिए कंघी, या मांसपेशियों की मालिश के लिए टेनिस बॉल जैसी चीजें भी ला सकती हैं। पेन कंट्रोल के विकल्पों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपनी बर्थ यात्रा में सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा। मैं ऊपर वीडियो लिंक करूंगी जो प्रसव दर्द नियंत्रण विकल्पों के लाभ हानि समझाएगा। अगर आप कंफर्ट मेजर्स जैसे टेनिस बॉल, कंघी या टेंस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इन्हें खुद साथ लाएं, क्योंकि हर अस्पताल में ये सुविधाएं नहीं होती। इसे आप जितना चाहें विस्तृत या सामान्य रख सकती हैं। आप लिख सकती हैं, एपिड्यूरल चाहिए, नहीं चाहिए, कंफर्ट मेजर्स का उपयोग करूंगी, या नाइट्रस ऑक्साइड तैयार रखें। एक और विकल्प है थेरेपी। इसमें गर्म पानी से नहाना टब का इस्तेमाल करना है। बर्थिंग टब हर जगह नहीं होते, इसलिए पहले से अस्पताल में इसकी उपलब्धता जांच लें। वाटर थेरेपी बहुत अच्छी होती है। गर्म पानी आपकी मांसपेशियों को ढीला करता है और टब में आप हल्का महसूस करती हैं। शावर का दबाव भी संकुचन कंट्रैक्शंस के दौरान पीठ को काफी आराम देता है। अगर वाटर थेरेपी जरूरी है तो इसे प्लान में लिखें। अगला सेक्शन है बर्थ। इसमें से लेकर बच्चे के जन्म और प्लेसेंटा के बाहर आने तक की प्रक्रिया शामिल है। यह समय कम लग सकता है, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ होता है। तो आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। पुशिंग के लिए शीशा चाहिए तो प्लान में लिखें या अस्पताल को बताएं। कभी कभी ये शीशे स्टोर रूम में धूल खा रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई इन्हें पसंद करता। लेकिन अगर आप इसे चाहती हैं तो अपने बर्थ प्लान में लिख सकती हैं। आगे एपिसायोटमी है। इसमें पेरिनियल त्वचा पर कट लगाया जाता है ताकि बच्चे का सिर आसानी से बाहर आ सके। यह तभी किया जाना चाहिए जब आवश्यक हो। अगर आप इसके बारे में बर्थ प्लान में लिखना चाहें तो लिख सकती हैं, मुझे एपिसियोटॉमी नहीं चाहिए। या आप लिख सकती हैं, अगर एपिसियोटॉमी की जरूरत हो तो कृपया मुझे कारण बताएं और करने से पहले मेरी अनुमति लें। यह बाद में कहने की नहीं होती, लेकिन मैं आपकी जगह होती तो एपिसियोटॉमी को प्लान में जरूर लिखती। अगला विषय है पुशिंग का तरीका। क्या आप डॉक्टर द्वारा पेरिनियम सपोर्ट और मसाज चाहती हैं, या हैंड्स ऑफ तकनीक जहां आपका शरीर खुद काम करे और वे बस बच्चे को संभाले? ये दो तकनीकें हैं, आप पढ़ सकती हैं। जब बच्चे का सिर दिख रहा था, मुझे सिर को छूना बहुत अच्छा लगा। यह 50-50 होता है। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं। मुझे अच्छा लगा। अगर आप बच्चे का सिर महसूस करती हैं, तो एक पुश में कितना बाहर आया है, यह पता चलता है। अगले पुश बाद फिर महसूस होता है और समझ आता है कि सिर और बाहर आ रहा है।
मेरे लिए यह बहुत हौसला देने वाला था। अगर आपको यह पसंद हो तो पूछ ले या बर्थ प्लान में लिख दें। आप इस दवा के खिलाफ हैं तो इस पर जरूर सोचें। बच्चे के जन्म के बाद, खासकर जब उसका कंधा बाहर आता है, तो आपको पेटोसिन या ऑक्सीटोसिन की एक डोज दी जाती है। यह पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है। अक्सर आप इस बारे में अपने प्रोवाइडर से पहले ही बात कर लेती हैं, या नर्स के रूप में मैं भी मरीज मिलने पर डिलीवरी के समय क्या होगा यह समझाकर सहमति लेती हूँ। लेकिन कई बार यह इतना रूटीन होता है, जन्म के समय यह दवा दे दी जाती है। इसलिए यदि आप इसके विरोध में हैं, तो उसे अपने बर्थ प्लान में जरूर लिखें और प्रसव नजदीक आने पर इसका उल्लेख भी करते रहें। कुछ प्रदाता इससे ठीक है कि योनि प्रसव में आपका साथी शिशु पकड़े या आप खुद निकालें। यदि आपका प्रदाता सहमत है और पहले तय हो, तो इसे बर्थ प्लान में लिख दें। बच्चा आते ही, क्या यह सरप्राइज बेबी है या लिंग नहीं जानते? मेरे पसंदीदा पलों में एक है जब बच्चा निकलता है। जेंडर पता नहीं होता, पार्टनर बताता है। कमाल है, यकीन मानिए। अगर आप इसमें रुचि रखती है तो इसे अपने बर्थ प्लान में लिखें और जरूर बताएं, ताकि कोई भी इसका मौका न छीन सके। हम डिले कट क्लैंपिंग पे बात करेंगे। डिले कट क्लैंपिंग का मतलब है निर्धारित समय तक नाल को क्लैंप न करना। अकॉक 30 से 60 सेकंड की सलाह देता है, पर आप अपनी पसंद का समय चुन सकती हैं। कुछ लोग 1 मिनट रुकते हैं, तो कुछ नाल के सफेद होने तक इंतजार करते हैं। इसे बर्थ प्लान में लिख दें और नाल कौन काटेगा यह भी तय कर लें। प्लान का आखिरी हिस्सा है प्रश्नोत्तर। यह अस्पताल में आपके और बच्चे के बारे में है। सबसे पहले स्किन टू स्किन लिखें, यह जरूरी है। इसे गोल्डन आवर यूं ही नहीं कहते। तो बर्थ प्लान में आप इसके बारे में लिख सकती हैं, जैसे मुझे तुरंत स्किन टू स्किन चाहिए, या कितने मिनट या घंटों के लिए चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि बच्चे को रखने से पहले पहुंचा जाए, या आप ये नहीं चाहती। ये सब बर्थ प्लान में लिख दें। आपको कुछ फैसले लेने होंगे। आपके इलाके के हिसाब से बच्चे के लिए कुछ विकल्प मिलेंगे, जिनके बारे में आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए। डिलीवरी के बाद आपके बच्चे के लिए 3 चीजें दी जा सकती हैं: एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और विटामिन के इंजेक्शन। बर्थ प्लान में आप तय दवाओं को हाँ कह सकती हैं, या विशिष्ट हों, इसे हाँ, इसे नहीं, जो चाहें लिखें और अपनी इच्छा साफ बताएं, क्योंकि यह आपका बच्चा है। उसे दी जाने वाली चीज पर आपकी सहमति चाहिए। बर्थ प्लान में लिखें कि आप बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगी, फॉर्मूला फीड, ब्रेस्ट फीड या दोनों। आप इनमें और भी जानकारी दे सकती हैं, जैसे फॉर्मूला के लिए आप लिख सकती हैं कि आप कौन सा ब्रांड देना चाहती हैं, या क्या आप उसे चम्मच से पिलाना चाहती हैं, या फिर यह कि बच्चे को फॉर्मूला सिर्फ आप ही पिलाएंगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो लिख सकती हैं कि मुझे तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, खुद से कोशिश करनी है, या जरूरत पड़ने पर लैक्टेशन कंसल्टेंट की मदद चाहिए। और फिर पैसिफायर पर बात करें। मैं अपने बच्चे को देना नहीं चाहती, या देना चाहती हूँ। कुछ बातें अब उतनी जरूरी नहीं रही। अब बच्चा हमेशा आपके साथ ही रहता है, इसलिए ये सारे फैसले आप बच्चे के साथ उसी समय ले सकती हैं। आजकल बच्चे का पहला स्नान अक्सर 24 घंटे टाला जाता है। योजना में लिखें, बच्चे का पहला स्नान देर से ही चाहिए, रिकॉर्ड हेतु, पर अधिकांश जगह बच्चे का पहला स्नान टालेंगी। अगर लड़का है तो खतना के बारे में लिख दें, आप इसे कराना चाहती हैं या नहीं। और अगर अपना प्लेसेंटा रखना चाहती हैं, तो वो भी लिख सकती हैं। बस इसे अपने बर्थ प्लान में लिख दें और यह पूरी तरह आपका है। मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे की जांच जरूरी है, ताकि पक्का हो सके कि बाहर की दुनिया में सुरक्षित है। और वे जांचें जरूर हो सकती हैं जब बच्चा आपके साथ स्किन टू स्किन हो। अगर बच्चे को होश में लाने की जरूरत हुई, तभी उसे वार्मर देंगे, जो आपके कमरे में ही होगा, वरना ये जांच स्किन टू स्किन भी हो सकती है। अंत में मिलने वालों के बारे में लिख दें, आप मिलना चाहती हैं या नहीं। आप जितना चाहे उतने विशिष्ट हों, यही बर्थ प्लान बनाना है। आप 5 विषयों पर बात कर सकती हैं, पर एक से अपने लिए अहम बिंदु चुनें। आपकी टीम उन्हें संभव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वीडियो पसंद आया, जानते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब पर विचार करें। फिर मिलते हैं।